और फाइनली 12 नाम हमारे पास है, जिनमें 4-5 नाम से हम लोग सहमत हुए और एक आध दिन में लिया है। और दूसरा राय होगी जनता के साथ, हमको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि आज सोशल साइट्स का ज़माना है। हम लोग तुरंत ट्विटर में कैंपेन कर सकते हैं, हैशटैग अभियान चला सकते हैं और वहाँ से एक मैसेज हमारे सामने सर्कुलेट होकर आ जाए। नहीं है भैया, कुछ लोग नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर भारत एक देश है, लेकिन आपके संगठन के लोग तो लगातार बाहरियों को ही नहीं, हम सेवा करेंगे यार, मौका मिला तो सदन के भीतर से सेवा करेंगे, सेवा की बात करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री की जगह कि मेरा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे, ये बयान हमारा नहीं रहेगा कि मेरा है, मेरे बाप का लहू बहा है, इस मिट्टी के कण-कण में मेरे बाप का काम करें और उस प्रत्याशी को जितने की स्थिति में लाके खड़ा करें। 2 दिन में हम लोग घोषित कर देंगे। एक लक्षण नहीं है मुझ में, अगर राजनेता का गुण नहीं है तो मेरी माँ भी मुझे वोट ना दे, मैं इस बात को कहूँगा। अगर मुझ में राजनीतिक समझ है, राजनीतिक चेतना है और राजनीतिक करने का लक्षण दिखता है तो मेरी माँ भी मुझे, बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए अगर वास्तव में ईवीएम देश के लिए बेहतर नहीं है तो यह देश की 80 करोड़ जनता को पहले अपने आप में राजनीतिक चेतना लाने की आवश्यकता है। हम लोग आंदोलन की शुरुआत किए थे तो यही धनबाद बोकारो का वो सीमा था और उस समय को हम लोग को आभास नहीं था कि हम लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। तो बातों ही बातों में मैंने वचन दिया था कि जब भी हम लोग राजनीतिक गलियारों में कदम रखेंगे और उसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा की जाएगी तो वो दामोदर नदी का किनारा ही होगा। और बिल्कुल आज हम लोग तेलमौजो ब्रिज के ठीक सामने धनबाद बोकारो की मिड पॉइंट पर खड़े होकर आज हम लोग प्रत्याशी का चयन करने के लिए आए हुए हैं। हालांकि लोकतांत्रिक ढंग से हम लोगों ने प्रत्याशी को चुनने का प्रयास किया और सभी को रायशुमारी करने का अवसर दिया। कोई लोग ऐसे हैं जो इच्छा रखते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने का, उनको भी हमने प्रीफर किया और फाइनली 12 नाम हमारे पास है, जिनमें 4-5 नाम से हम लोग सहमत हुए और एक आध दिन में। क्या रखी है आपने अपने योग्यता पहले 2 साल से कंटिन्यू आंदोलन का में जुड़ा होना, क्योंकि धनबाद बोकारो में योग्यता पहले रहेगी कि आप आंदोलन से कितने जुड़े हैं, एक्टिव मेंबर कितने हैं और सबसे पहले बात आंदोलन में आप कितना समय दिए हैं, ये सारी चीज़ें। अगर हम देखें तो आपकी बातों को सुने तो कभी 2 सीटों से तो कभी 5 सीटों से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या योग्य लोग आपके दलों में कम है क्या? देखिए ना, योग्य लोग कम नहीं है, एक्चुअली है कि एक फेस वैल्यू होती है और लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव नहीं है। योग्य बहुत हैं, पीएचडी करने वाले हैं, एलएलबी करने वाले हैं, मास कॉम करने वाले हैं, एमटेक करने वाले हैं, एमफिल किए हुए लोग हमारी पार्टी में हैं। और आपको बताना चाहेंगे, जी हाँ, पढ़े लिखे युवाओं की पार्टी है और लगभग 6 लोग हैं हमारे जो केंद्र कमेटी में जो पीएचडी कर रहे हैं। आईएसएम से पीएचडी किए हुए डॉक्टरेट लोग हमारी पार्टी में महासचिव के पद पर हैं। पढ़ी लिखी और योग्यता की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि फेस वैल्यू और जो भी कारण अगर हम देखें तो बीजेपी के तरह आप भी फेस वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव आपका फेस वैल्यू मायने रखता है, क्योंकि हर एक गांव तक जयराम महतो नहीं प्रचार के लिए जा पाएगा, वहाँ उस कैंडिडेट का फेस वैल्यू मायने रखता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा, चूँकि मात्र 2 साल हुआ हम लोग का आंदोलन का और पार्टी बढ़ा हुआ लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है, जून के महीने में पार्टी बढ़ाए है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यथार्थ की राजनीति करने वाले हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं अपने खामी के रूप में। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग अपनी ऊर्जा को सबसे महत्व रखते हैं और भले उनकी फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होगी गांव-गांव तक हम लोग आसानी से चले जाएंगे। कितना टसन होगा धनबाद लोकसभा, जो कि बीजेपी एक भोजपुरी स्टार को उतार करके क्या असर पड़ेगा जेबीकेएसएस पर? अभी तक शायद कंफर्मेशन नहीं हुआ है वो। अच्छा, पवन सिंह जी का लगभग भारतीय जनता पार्टी से आपका आंदोलन धनबाद और बोकारो रहा, लेकिन आप धनबाद और शोभा छोड़ के आप गिरिडीह लोकसभा में क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल, आपकी बातों में पॉइंट है और मेरे सवाल का जो उत्तर होगा उसमें भी पॉइंट है। लड़ने का रीज़न ये है कि मेरा जो खुद का वोटर आईडी है, जब हम खुद बात करते हैं कि भाई जिनका यह वोटर आईडी रही, जो लोग इस क्षेत्र के रहे हुए लोग लड़ते हैं, तो मेरा खुद का वोटर आईडी गिरिडीह लोकसभा में है। मेरा गांव, मेरा प्रखंड, मेरा पंचायत, मेरा विधानसभा, मेरा लोकसभा गिरिडीह है। इसीलिए मैंने खुद के वोटर को प्रीफर किया कि मैं पहला वोट खुद को दूँ, इसीलिए गिरिडीह लोकसभा मेरा प्राथमिकता है। जयराम जी, 2 सवाल एक साथ पूछना चाहूँगा समय का अभाव को भी देखते हुए। सबसे पहला तो ये कि जो आपके दल और आपके दल के प्रत्याशियों ने, लोगों ने जो बाहरियों के लिए जो शब्द और वानियों का इस्तेमाल किया, तो कितना साथ लगता है मिलेगा बाहरियों का? दूसरी बात कि अगर हम तब की बात नहीं कर रहे हैं कि आप हार जाते हैं, तो मैं तब की बात करता हूं कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप किस गठबंधन को साथ देंगे? आप इंडी गठबंधन का साथ देंगे या एनडीए गठबंधन का साथ देंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, उस समय 2 चीज़ें होंगी। जिनका साथ देंगे उनसे एक बार चर्चा होगी कि आप हमारे मुद्दों के साथ कितने हैं, हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और दूसरा राय होगी जनता के साथ कि हमको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि आज सोशल साइट्स का ज़माना है। हम लोग तुरंत ट्विटर में कैंपेन कर सकते हैं, हैशटैग अभियान चला सकते हैं और वहाँ से एक मैसेज हमारे सामने सर्कुलेट होकर जब आएगा, या फिर हम लोग एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो जनता से पूछ के और अगली पार्टियों से अपने क्षेत्र की रजामंदी लेके हम लोग उस पर सोचेंगे। बाहरी वोट पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, उस प्रकार हमने कभी किसी को नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है। हमने ये कहा कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उसके पास 88,752 वर्ग किलोमीटर है।
बिहार हमारा मंझला भाई है, उसके पास 94,163 वर्ग किलोमीटर का ज़मीन है। उड़ीसा हमारा संझला भाई, उसके पास 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड सबसे छोटा है, इसके पास 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अब मेरा सवाल ये है, अभी देखिए कल का रिजल्ट आया, 61 में से 39 यूपी बिहार के हैं। बताइए ये अन्याय है कि नहीं है? ये भारी भरती लड़ाई नहीं है भैया, कुछ लोग नहीं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर भारत एक देश है, लेकिन आपके संगठन के लोग तो लगातार बाहरियों को ही नहीं, निशाना बना रहे हमने हैं। कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि बड़ा भाई और छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है। हमें जो बंटवारा मिला है उसमें हम साग लगाएं, सब्जी लगाएं, वो हमारा मैटर है। आपके पास जो बंटवारा है, यानी आपके जो राज्य की नौकरियां हैं, आप उस पर अपना अधिकार जमाएं। हमारे राज्य की नौकरी पर अधिकार हमारा है। बताइए 61 में 39 बाहर के लोग ले गए, तो बताइए झारखंड क्या करेगा? यहाँ के लोग अपराधी बनेंगे, यहाँ के लोग कोयला ठेलेंगे, यहाँ के लोग बालू ठेलेंगे, क्या करेंगे यहाँ के लोग? आप ही बताइए, ये कहाँ से समय किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो बारी हमारी वोट मैटर करेगा ना चुनाव में? देखिए मैटर करेगा, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है भाई, हम लोग स्थानीयता पर हैं। ऐसा नहीं है अगर महाराष्ट्र में किसी झारखंडी के वोटर कार्ड है तो वो जाके चुनाव लड़ता है, वो महाराष्ट्र किसी नेतृत्व को स्वीकार करता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लोगों का साथ मिलेगा? अब बिल्कुल मिलेगा। जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, उनका भरपूर हमें साथ मिलेगा। जिनका जीवन अभाव से बीता है वो हमारे साथ हैं। मेरा एक सवाल रहा, सुदेश महतो आपके ऊपर हमला है, नाम तो नहीं लेते लेकिन आड़े हाथ लेता है कि एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाता है तो बड़े ख्वाब देखते हैं। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ख्वाब देखना बुरा बात नहीं है। और इस जब जनता हमसे चाह रही है, हमने तो कभी नहीं चाहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता ने चाहा है। तो अगर जनता ने चाहा है तो हम लोग आते हैं। अगर अवसर मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा तो सड़क में सेवा करेंगे, और मौका मिला तो सदन के भीतर से सेवा करेंगे, सेवा की बात करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री की जगह कि मेरा क्या है, हम तो झोला उठा के चल जाएंगे। ये बयान हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा है, मेरे बाप का लहू बहा है, इस मिट्टी के कण कण में मेरे बाप का रक्त दिखता है, इसलिए हम झोला उठा के कहीं नहीं जाएंगे। अगर जीतेंगे तो सदन से बात करेंगे, अगर नहीं रिजल्ट कर पाए तो सड़क से झारखंड की आवाज़ को बुलंद करेंगे, लेकिन झोला उठाकर कहीं नहीं जाने वाले हैं। पलड़ा किसका भारी है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में? धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आपके संगठन से? हमारे संगठन से तो ऐसे दमदार प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि संगठन एक टीम यूनिट के रूप में काम करें और उस प्रत्याशी को जीतने की स्थिति में लाके खड़ा करें। 2 दिन में हम लोग घोषित कर देंगे। धनबाद में हमेशा खूनी खेल होता है और अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पिस्तौल बारूद की राजनीति होती है। आपके जितने भी नामांकन आप नाम दर्ज बता रहे हैं, ये युवा है, इनके अपना उम्मीदवार के रूप में मथुरा प्रसाद महतो जी को दे रहे हैं, जो कि आपके अभिभावक स्वरूप भी रह चुके हैं। तो आप किस तरह के वहाँ के उम्मीदवार और आप दोनों में देखिए, आपने मेरा एक स्टेटमेंट सुना होगा, मैंने ये कहा कि अगर मुझ में राजनीतिक लक्षण नहीं है, मुझ में अगर राजनेता का गुण नहीं है, तो मेरी माँ भी मुझे वोट ना दे, मैं इस बात को कहूँगा। अगर मुझ में राजनीतिक समझ है, राजनीतिक चेतना है और राजनीतिक करने का लक्षण दिखता है, तो मेरी माँ भी मुझे वोट दे। तो फिर अभिभावक है, मानते हैं, उनके विद्यालय में, चूँकि मेरे पिताजी के दोस्त रहे हैं, उनके विद्यालय में हम पढ़े हैं निःशुल्क, जो सच्चाई है। लेकिन राजनीति अलग चीज़ है, राजनीतिक विचारधारा अलग चीज़ है। जयराम जी, ईवीएम को किस रूप में लेते हैं? देखिए, चूँकि जब धरती से रह के चंद्रयान को हैंडल किया जा सकता है तो ईवीएम को भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत भारी पैमाने पे ईवीएम का प्रयोग होता है। तो हमारा एक साधारण सा युवा जो आईटी का स्टूडेंट नहीं है, कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। सर, ईवीएम के बारे में मैंने सर्च किया था तो देखा था कि जितना वोटिंग होता है, जीतने वालों के लिए वहाँ 60% आते हैं और हारने वालों में 30% आते हैं। और बाकी का अगर कोई नाम भी दर्ज करा के छोड़ देता है तो 1500 से 3000 आता है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर तो सुनिए, आदरणीय सम्मानित पत्रकार महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ 80 करोड़ मतदाता हैं। तो 80 करोड़ में कम से कम तो उसका 10% लोग भी अगर सड़क पर आ जाएंगे ईवीएम के खिलाफ, तभी तो लोग विश्व पर ये मैसेज जाएगा। हमारे और आपके कहने से तुरंत बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए अगर वास्तव में ईवीएम देश के लिए बेहतर नहीं है, तो यह देश की 80 करोड़ जनता को पहले अपने आप में राजनीतिक चेतना लाने की आवश्यकता है, उसके बाद ईवीएम पर बात उनको करनी चाहिए। मैं समर्थन में रहूँगा। आप दोनों में से बेटर किनको मानते हैं? किसमें से? ईवीएम या देखिए, दोनों की अपनी अपनी परिस्थितियाँ। अगर ईवीएम को अगर छेड़छाड़ ना किया जाए तो ईवीएम भी गलत नहीं है, लेकिन छेड़छाड़ की आशंका जताई जा सकती है। देखिए, अगर आप मतपेटी को भी देखेंगे, उस समय भी बाहुबलियों का राज था, मतपेटी पे बोगस वोट होता था, उठा के कब्जा करके ले जाते थे। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है, लेकिन अभी आज के डेट में जैसे कि मतदाताओं की संख्या बढ़ी, बूथों की संख्या बढ़ी, तो इसे मतपेटी और ईवीएम में तुलना करेंगे तो ईवीएम आपके सामने ठीक बैठेगा। लेकिन प्रश्न यहाँ ईवीएम पर ये आता है कि उसको हैक किया जा सकता है, इसीलिए आप ईवीएम को लेकर पीछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतपेटी ईवीएम दोनों पर चर्चा अगर होगी तो दोनों अपने समय के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से गलत नहीं है, बस उसका गलत दुरुपयोग करने वाला ना हो।